ऐसी कायरता का कोई उदाहरण नहीं है राजस्थान के इतिहास में। सुसाइड करने का जो प्रयास किया वो बहुत ही निंदनीय है। पूछा जा रहा है, उमेदराम बेनीवाल जी का तर्क जानने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी इस वक्त मजदूरों की आवाज़ उठा रहे हैं। वो अपने स्वार्थ की लड़ाई थी, मजदूर तो यहीं बैठे थे। सुसाइड करने का जो प्रयास किया वो बहुत ही निंदनीय है और हमारे पूर्वजों ने हमेशा संघर्ष करना सिखाया। ऐसी कायरता का कोई उदाहरण नहीं है राजस्थान के इतिहास में। लेकिन इसी स्वार्थ का समर्थन आप ही के पार्टी के नेता करते हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जो ये हमारी परंपरा नहीं रही है, ये तो बच्चों का काम है। कोई आवेश में आकर ऐसी आत्महत्या का प्रयास कर लेते हैं कि पुलिस की वर्दी तक फाड़ दी। लोकतांत्रिक रूप से विरोध प्रदर्शन था, ऐसा कोई अनलीगल या अनऑथराइज था, वैसा कुछ नहीं था। तो आप अपने आप को, अपनी पार्टी को कितना हकदार मानते हैं युवाओं की आवाज़ बुलंद करने? बड़े आरोप लगा रही थी कि हम सत्ता में होते तो ऐसे कर देते, वैसे कर देते, कि मजाल है कि हमारे रहते पेपर लीक हो जाए। तो एक और नाम की गूंज जरूर सुनाई देती है, वो है हनुमान बेनीवाल। हाल फिलहाल में उनका एक बयान था जिसमें वो कहते हैं कि गलत आदमी पे यकीन कर लिया, जिस पे यकीन किया उसने पार्टी बेच डाली। देखिए, हनुमान जी के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। इस वक्त राजस्थान में कई ऐसे तमाम सियासी मुद्दे हैं जिनकी गूंज इस वक्त राजस्थान की राजनीति में सुनाई देती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर तफसील से चर्चा करने के लिए आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सांसद उमेदराम बेनीवाल जी। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। सबसे पहला और सीधा सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके का नीट को लेकर आज कांग्रेस में आंदोलन हुआ है, तमाम आरोप भाजपा द्वारा भी लगाए जा रहे हैं कि आपने पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ा, आरोप यहाँ तक है कि पुलिस की वर्दी तक फाड़ दी। इस उग्र आंदोलन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भाजपा के आरोप बेबुनियाद आरोप हैं और हमेशा विवादित बयान देने के लिए माहिर रहते हैं। और ये आंदोलन था, आज वो छात्रों के लिए था जो नीट के पेपर रद्द हो गया और लाखों जो विद्यार्थी हैं उनका भविष्य के साथ में, उनके फ्यूचर के साथ में बहुत बड़ी खिलवाड़ हुई और पेपर लीक माफिया दिन प्रतिदिन हावी होते जा रहे हैं। 2018 से लेकर अब तक पेपर लीक की खूब सारी शिकायतें भी मिली और इस बार पेपर रद्द भी हुआ। तो ये सरकार की पूरी नाकामी है और नाकामी के लिए पूरे राजस्थान के लोग, जो कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेता थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और लोकतांत्रिक रूप से विरोध प्रदर्शन था। ऐसा कोई अनलीगल या अनऑथराइज था, वैसा कुछ नहीं था। लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन का जो तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका, उसी तरीके से हमारा विरोध प्रदर्शन था। लेकिन उमेदराम जी, कहीं ना कहीं सवाल ये भी बनता है कि आपकी स्वयं की सरकार में जब इस तरह के घटनाक्रम पहले पेश आ चुके हैं, तो आप अपने आप को, अपनी पार्टी को कितना हकदार मानते हैं युवाओं की आवाज़ बुलंद करने में, उठाने में? देखिए, जब भी पेपर लीक की शिकायतें पहली सरकार में भी आई थी, जब भी शिकायत आई तो उनके खिलाफ एक्शन लिया, कार्रवाई की। और उस समय जो वर्तमान की बीजेपी सरकार थी, वो उस समय विपक्ष में थी राजस्थान के अंदर और बड़े आरोप लगा रही थी कि हम सत्ता में होते तो ऐसे कर देते, वैसे कर देते, कि मजाल है कि हमारे रहते पेपर लीक हो जाए। तो उनकी ये पोल खुल रही है और इनके सत्ता के आने के बाद में भी बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, लीक होने की शिकायत आ रही है। और इस बार तो बहुत बड़ा मतलब पेपर माफिया जो पहले भी पेपर ये लीक कर चुका है और इस बार पकड़ा गया है, बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है, जिसके अंदर जो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग और सत्ता के अंदर बैठे, सिस्टम के अंदर बैठे जिम्मेदार लोग हैं, वो इनके अंदर लिप्त होने की बात आ रही है। नीट का जो पेपर लीक प्रकरण था वो तो सुर्खियों में था ही, और अब प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस द्वारा किया गया आंदोलन भी सुर्खियों में है। लेकिन एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ, कई राजनीतिक पंडित, विशेषज्ञ इस तरीके के जो आंदोलन को एक तरीके से डोटासरा जी का, पीसीसी चीफ का शक्ति प्रदर्शन करार दे रहे हैं। तो इसको लेकर आपका क्या वाकई में ये शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जाना चाहिए? नहीं, शक्ति प्रदर्शन की कोई बात नहीं। विपक्ष का दायित्व होता है जो कि सरकार की नाकामियों को उजागर करना, और उसी कड़ी के अंदर जो सबसे बड़ी नाकामी थी, सरकार की विफलता थी, जो कि इतना बड़ा जो पूरे देश का बच्चे नीट का पेपर दे रहे थे और उनके भविष्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। तो सबका कर्तव्य बनता है कि सरकार की नाकामी को उजागर करना, और उसी कड़ी के अंदर ये विपक्ष की मांग थी कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें या उनका इस्तीफा लें, और जो भी इस पेपर लीक मामले के अंदर जो माफिया लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कठोरतम कार्रवाई की जाए।
बिल्कुल। ये मुद्दा एक बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इसके इतर एक और मुद्दा है रविंद्र सिंह भाटी का। दरअसल लगातार तमाम सोशल मीडिया के ज़रिए भी ये पूछा जा रहा है, उमेदवार बेनीवाल जी का तर्क जानने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी इस वक्त मज़दूरों की आवाज़ उठा रहे हैं, आपके ही पार्टी के 3 शीर्ष नेतृत्व उनका समर्थन करते हैं, उनके समर्थन में बयान देते हैं। लेकिन आपकी तरफ से, क्योंकि आप उसी क्षेत्र से आते हैं, ये मौन, ये चुप्पी किस बात की? इसका क्या ये कोई रणनीतिक तौर पे थी या कोई सियासी इसका मायना निकाला जाए? देखिए, वो अपने स्वार्थ की लड़ाई थी। ना मज़दूर तो यहीं बैठे थे, और ये कोई खनन कार्य वहाँ जो प्रदर्शन कर रहे थे वो कोई आज का नहीं है, ये तो वर्षों से चला आ रहा है। और इस बार सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर चेंज हुआ। कॉन्ट्रैक्टर चेंज होने की वजह से कोई व्यवस्थाएं चेंज नहीं हो जाती। बाकी मज़दूरों के हक और अधिकार की बात हर कोई करता है और होना भी चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है। लेकिन जो उन्होंने तरीका अपनाया और सुसाइड करने का जो प्रयास किया, वो बहुत ही निंदनीय है। और वैसे राजस्थान के लोग हमेशा धैर्यवान होते हैं, हिम्मतवान होते हैं, और हमारे पूर्वजों ने हमेशा संघर्ष करना सिखाया। ऐसी कायरता का कोई उदाहरण नहीं है राजस्थान के इतिहास में। जो जिस प्रकार माननीय विधायक ने जो तरीका अपनाया, वो तरीका गलत था, और इसकी पूरे देश के अंदर, चाहे मीडिया के अंदर हो या बुद्धिजीवी लोग हो, हर तरीके से इस कदम की निंदा हो रही है कि उन्होंने ऐसा आत्महत्या के प्रयास का कदम नहीं उठाना चाहिए था। और बाकी रही बात लोगों के हक और अधिकार की बात हर कोई करता है, और उन करने का जो तरीका होता है, जो विधायक साहब ने तरीका अपनाया, वो तरीका बिल्कुल गलत था। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो स्वार्थ था, लेकिन इसी स्वार्थ का समर्थन आप ही के पार्टी के नेता करते हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोगों के हक की बात हर कोई करता है, हम भी करते हैं, हमारी पार्टी के लोग भी करते हैं, लेकिन जो उनका तरीका जो अपनाया था वो ठीक नहीं था। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मेरे विचार हैं, बाकी अलग अलग बयान के अलग अलग मायने होते हैं, लेकिन जो ये हमारी परंपरा नहीं रही है। ये तो बच्चों का काम है, कोई आवेश में आकर ऐसी आत्महत्या का प्रयास कर लेते हैं, या कॉलेज की राजनीति में छात्र नेता होते हैं वो ऐसा कर देते हैं, या न समझ लोग हैं जिनके अंदर परिपक्व नहीं है वो हर तरीके से, तो वो आत्महत्या का प्रयास करते हैं। बाकी समझदार एक परिपक्व राजनेता का ये काम नहीं है कि इस तरीके के आत्महत्या के प्रयास करना, और वो भी ज्वलनशील पदार्थ लेके कलेक्टर परिसर के अंदर घुसना और वहाँ जाके एक नाटकीय रूप देना, उस तरीके को एक रील बना के एक स्टेटस लगाना कि रील के माध्यम से पूरे देश में वाहवाही हो। इस तरीके की घटना मुझे तो एक बचपना हरकत लगी। रविंद्र सिंह भाटी की रीलबाजी की आप आलोचना कर रहे हैं, लेकिन जब भी उमेदवार बेनीवाल की सियासत या राजनीति का जिक्र होता है तो एक और नाम की गूंज ज़रूर सुनाई देती है, वो है हनुमान बेनीवाल। हाल फिलहाल में उनका एक बयान था जिसमें वो कहते हैं कि गलत आदमी पे यकीन कर लिया, जिस पे यकीन किया उसने पार्टी बेच डाली। तो किस पर, हालांकि ये उनकी टिप्पणी थी, और इस तरीके के बयान को, आरएलपी सुप्रीमो द्वारा दिए गए बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, हनुमान जी के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। वो तो हमेशा उनकी आदत रहती है, ऐसे बयान अक्सर देते रहते हैं, और उनके बयान के कई मायने और कई तरीके निकलते हैं। या किसने पार्टी नहीं छोड़ी, किसने पार्टी नहीं ज्वाइन की, किसने किस पार्टी का सहयोग नहीं लिया, ये पूरी जनता जानती है और ये सबको पता है। आखिरी 2-3 सवाल है मेरे पास। पहला सवाल तो ये, क्योंकि अब बात जब हनुमान बेनीवाल की हो रही है, रविंद्र सिंह भाटी की हो रही है, तो राजस्थान की राजनीति में तीसरे मोर्चे की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसको प्रबलता की आवश्यकता है, और किस तरीके से राजस्थान की राजनीति को जो तीसरा मोर्चा है वो नया मोड़, नया रंग दे रहा है? देखिए, तीसरे मोर्चे के प्रयास काफ़ी टाइम से होते आए हैं। देवी सिंह भाटी जी ने भी प्रयास किया, करोड़ीमल जी ने भी किया, और इससे पहले भी कई बार तीसरे मोर्चे के प्रयास किए, लेकिन तीसरे मोर्चे के प्रयास कभी सफल नहीं हो पाए। और इसका कारण कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, यहाँ के लोगों का अलग अलग प्रांत के हिसाब से लोगों के विचार अलग हैं, तो वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय पार्टी की विचारधारा में ज़्यादा विश्वास करते हैं। शायद ये कारण हो सकता है कि तीसरा मोर्चा सफल नहीं हो पाया। और आगे भी पहले भी खूब सारी कोशिशें की गई, आगे भी लोग कोशिशें करेंगे, लेकिन होना या नहीं होना ये तो समय की बात है, आने वाला समय ही बताएगा। निकाय और पंचायत चुनाव में आपका क्या सोचना है? क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ये जानती है कि कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, और उसी को समाप्त करने के लिए, उसी किले को ढहाने के लिए वो ग्राम रथ अभियान तरीके आंदोलन कर रही है, क्या वाकई में कांग्रेस के वोट बैंक पे इस आंदोलन के जरिए चोट पहुँच सकती है? आपको क्या लगता है? नहीं, इस आंदोलन से कांग्रेस के वोट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो सरकार की नाकामियों के ऊपर पर्दाफाश करने का, पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान के लोग बड़े त्रस्त
त्रस्त हैं, बड़े परेशान हैं, उनके कोई काम नहीं हो रहे हैं। और इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस समय गर्मी के दिनों के अंदर पानी की विकट समस्या है, पीने के पानी की किल्लत है। जेजेएम के अंदर का जो भी काम हुए उनके नलों के अंदर पानी नहीं जा रहा है, बिजली की सप्लाई समय से नहीं है, किसान परेशान है, किसानों के आदान अनुदान की राशि, किसान के कृषि क्लेम वो समय पर नहीं मिल रहे हैं, हर तरीके कोई काम नहीं हो रहा है। और खाली ध्यान भटकाने के लिए वो रथों के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। और उन रथों के अंदर भी स्कूल के बच्चे और सरकारी कर्मचारियों के अलावा कोई भी ग्रामीण लोग वहाँ जा नहीं रहे हैं। और बीजेपी सरकार के सत्ता के अंदर बैठे लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि अभी माहौल ठीक नहीं है, इसलिए पंचायती राज चुनाव करा नहीं रहे हैं। और जनता ने तय कर लिया है कि इस बार पंचायती राज चुनाव कब हो और कब इस डबल इंजन की सरकार को सबक सिखाएं। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, एक हालिया मुद्दा आपने उठाया कि जनगणना के फॉर्म में अलग ओबीसी कॉलम की मांग होनी चाहिए। इस मुद्दे का मकसद क्या है और इससे क्या जाहिर करना चाहते हैं? देखिए, सरकार ने खुद स्वीकार किया और विपक्ष की भी मांग थी। राहुल गांधी जी ने कई बार मुद्दा उठाया कि ओबीसी की गणना होनी चाहिए और पूरे देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो जातिगत जनगणना के तहत अभी घरों की जनगणना की फर्स्ट फेज़ पर प्रोसीजर शुरू हो गया है। और फर्स्ट फेज़ के अंदर घरों की गणना कह रहे हैं, लेकिन उस घरों की गणना के अंदर पूरा जनगणना लगभग उस तरीके से हो रही है कि घर के अंदर कितने मेंबर है, घर की छत कैसी है, घर की दीवार कैसी है, और घर का मटेरियल किस मटेरियल से बना है, और व्हीकल क्या है, घर के अंदर से दुपहिया व्हीकल है या साइकिल है, या कौन सी तरीके की सुविधाएं हैं। एससी और एसटी का कॉलम डाला हुआ है, तो इतनी डिटेल डाली हुई, तो ओबीसी का कॉलम डालने से क्या दिक्कत आ रही थी। और गृह मंत्री जी ने लोकसभा के अंदर कहा था कि अभी तो हमने घरों की गणना शुरू की है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। अगर घरों की जाति नहीं होती है तो एससी और एसटी का कॉलम क्यों डाला? अगर उसके साथ ओबीसी का भी कॉलम डाल देते, और उसके साथ आप पूरी घरों की आप जाति नहीं होती है तो घरों की पूरी विवरण किस तरीके से ले रहे हो, किस टाइप के लोग हैं, उन घरों के अंदर कौन से एससी के लोग कितने रह रहे हैं, एसटी के कितने हैं, और परिवार के कितने मेंबर हैं, क्या क्या काम करते हैं, वो डिटेल तो आप सारी ले रहे हैं। तो एक जाति का कॉलम डालने से उनको क्या तकलीफ दी? बहुत बहुत शुक्रिया उमेदवाराम बेनीवाल जी पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सांसद उमेदवाराम बेनीवाल, जिन्होंने राजस्थान की राजनीति के तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर, मुद्दों पर तफसील से बात करने का प्रयास किया। बाकी प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। मेरे साथ थे मेरे कैमरा जर्नलिस्ट दीपक शर्मा और मैं सौरभ दुबे, जयपुर से। नमस्कार।